मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दें। जैसे तो हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी ज्ञान की बातें हो तो हमारा भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, कुंडली के 12 भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव, इन 12 भावों में जीवन के सभी दुख सुख का निर्धारित कोटा है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो अपने साथ हम अपने पूर्व जन्म के कर्म या तो हमारे हैं या हमारे पूर्वजों के हैं, उनका प्रभाव लेकर के आते हैं। लग्नेश, आपका जो यहां पर जो कोई भी राशि लिखी है उस राशि का स्वामी लग्नेश है। जैसे 1 लिखा है तो मंगल है, 2 लिखा है तो शुक्र है, 3 लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है सूर्य है, 6 लिखा है तो बुध है, 7 लिखा है तो शुक्र है, 8 लिखा है तो मंगल है, 9 लिखा है तो गुरु है, 10 लिखा है तो शनि है, 11 लिखा है तो शनि है, 12 लिखा है तो गुरु है। तो यहाँ पर जो अंक है वो लगन का अंश है और उसका स्वामी लग्नेश है। वह इस कुंडली का संचालक है। ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वह एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है इन 12 भावों के लिए। ये 12 भाव उसी के लिए बनाए गए हैं। अब विषय आता है कि राहु कौन है। राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। वो एक लंबी कहानी है, सबको मालूम है, उसको बताने से कोई फायदा नहीं कि भाई अमृत था, ये था, पी लिया, धड़ काट दिया, चंद्रमा शुक्र, वो एक अलग चीज है, टॉपिक से हट करके है। राहु हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। जब हमारे पूर्वज किसी की भी जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो उसके क्रियाक्रम में कुछ कमी रह जाती है तो उसकी आत्मा, गरुड़ पुराण बताता है कि 13 दिन तक 12 दिन तक जो भी है, जब उसका अंतिम वो 13वीं नहीं करते या स्त्री की 12वीं जो है, कुछ भी बोलो, तब तक वो प्रेत योनि में ही रहता है और हमारे घर में ही रहते हैं उनकी आत्मा। इसमें कोई डाउट नहीं, गुरु पुराण में लिखा है। हम देख तो नहीं सकते लेकिन हमको मालूम होता है जब इनकी पूजाएं होती है, पितृदोष पूजाएं, उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो आखिर प्रकट कहां से हुए? तो जब लिखा हुआ है, लोग कह रहे हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। जब हमारे पूर्वज की किसी की भी मृत्यु हो गई थी तो उसके निमित्त कार्यों में कमी रह गई या उनके कुछ कार्य ऐसे थे, उनके प्रभाव से वंशज कितना भी कर लो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। वो भी एक बात ठीक है, खुद के निजी के कर्म भी होते हैं। तो राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। अतृप्त आत्मा है राहु, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। वह आत्मा उसकी अधूरी इच्छाओं के लिए घूम रही है। उनका मोह, उनकी लालसा का प्रतिनिधि करता है राहु। पूर्वजों के निमित्त कार्य ठीक से नहीं होना या उन पूर्वजों के जो कार्य थे, जिन्होंने कर्म किए, वो भी अच्छे नहीं थे तो उनको दोष मिल गया। और फिर वंशज की कुंडली में आता है कि तुम्हारे वंशज ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो अगर लग्नेश के साथ राहु है तो वो लास्ट लिमिट आ जाती है कि अब हद हो चुकी है उसकी। आप लोगों ने कई पीढ़ी तक उनका कोई ध्यान नहीं दिया, उनके जो पूर्वजों के निमित्त कर्म हैं उनमें कमियां रह गई। जब कमियां रह जाती हैं तो सीधा लग्नेश के ऊपर अटैक करता है और फिर उसको भ्रमित करता है। लाओ, लग्नेश का कौन है? जिसकी कुंडली है वह है लग्नेश प्रतिनिधि करता, जहां तक उसको भ्रमित करता है, नकारात्मक प्रभाव आते हैं, व्यर्थ का तनाव आता है और जो भी कोई वह डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, वो सब गलत हो जाते हैं। और इसमें सूर्य लग्नेश हो, जो सूर्य तो राजा है, सरकार है,
तो राजकीय कष्ट बहुत आ जाते हैं, दंड आ जाते हैं, मानसिक आ जाती है, मानसिक दंड है, शारीरिक दंड है, धन का दंड है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, दंड की कोई हद नहीं, हृदय हो सकता है, आंखों में बीमारियां हो सकती है, परंतु साहस होता है। क्यों? राहु साहस भी है, वो डरता नहीं है और फिर गलत काम कर देता है, फिर उसका दोषी भी हो जाता है। सूर्य अगर लग्नेश है और राहु साथ में है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है, सूर्य राजा है और वो तीव्र प्रभावी हो गया, लग्नेश भी हो गया और ग्रहों का राजा भी हो गया। उसका प्रभाव जब सूर्य के साथ राहु होता है तो ऐसा माना गया है कि पूर्व जन्म में किसी असहाय की संपत्ति को हड़प लेना, किसी विधवा की संपत्ति को हड़प लेना, उसके प्रभाव से आता है। मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूं, आप लोग सिर्फ ये देखते रहते हो कि ये आया वो आया, नहीं, आप अपने कर्मों को सुधारिए। आप जैसे कर्म करोगे आपके कर्म साथ में जाएंगे। आप अपनी कुंडली का विवेचन 1 से नहीं 3 से कराइए, आपके पूर्वजों की क्या है इच्छा है उसमें सब पता लगता है। क्योंकि मैंने जितने भी नारायण बलि श्राद्ध या भूत बलि प्रेत बलि श्राद्ध, जो भी पंच बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, जो भी यहाँ पर माता नर्मदा जी के तट के ऊपर जितने भी श्राद्ध हुए, जितनी प्रेत पूजा हुई, तो संभवतः उनमें उनके पारिवारिक जन जो अतृप्त योनि में है वो प्रकट हो जाते हैं और हमने उनसे संवाद भी किया है। तब मालूम पड़ता है हकीकत क्या है। जब देख लेता है तब उनकी बातें सुनता तो क्या देख लेता है, 5-5 पीढ़ी के भी प्रकट हो जाते हैं। तो उस अंतिम दिशा में राहु जो है प्रतिनिधि करता है पुर्जों का और सीधा लग्नेश पर अटैक करता है। उसके साथ जब ऐसी स्थिति आती है तो न्याय के देवता शनिदेव भी साथ छोड़ देते हैं, जो उन्होंने भी साथ वे देख लेते हैं। सूर्य राजा हो गया, राजा ने भी साथ छोड़ दिया, भाई इनकी अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये परेशानी आ जाती है और अशुभ योग बन जाते हैं और कुंडली में और नाना प्रकार के योग ऐसे आ जाते हैं अब वो दरिद्रता और संघर्ष में जीवन यापन करने के लिए ऐसा जातक मजबूर हो जाता है। तो मैंने बताया राहु क्यों आया लग्नेश के साथ, उसका उपाय, कुंडली शापित हो जाती है, शापित योग निकालना पड़ेगा और आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। शापित योग निकालोगे आपकी राह आसान होगी, 3 महीने में ही राह आसान हो जाएगी। इसमें कोई आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ मुझे आता। तो ऐसे लिए में विवाह में बाधाएं आती हैं, अभावित भी रह जाते हैं, संघर्ष में जीवन होता है, व्यवसाय नहीं मिलता, अधिकारी नाखुश होते हैं, तो नाना प्रकार की समस्याएं ये कुंडली में आती हैं और जीवन संघर्ष में हो जाता है। तो मेरे पास जो कुंडली आई उसको 98 का जन्म है, ठीक है, 26 है, 28 साल हो गए। हर आदमी सोचता है मेरी शादी हो जाए, मुझे व्यवसाय मिल जाए, कहीं नहीं, भाग्य भी साथ नहीं देता। ग्रह की स्थिति ऑटोमेटिक ऐसी बन जाती है, अब उसको दंड देना है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या है, जो मैंने बता दिया उसकी बैक हिस्ट्री वो यही है। लग्नेश पर राहु का प्रभाव क्यों आता है, शकट योग कैसे बनता है। शकट योग चंद्रमा से गुरु की जब 6ठे 8वें स्थान पर स्थिति होती है, शकट योग बनता है। पराशर जी कहते हैं शकट योग जो बन जाता है तो एक बैलगाड़ी की तरह उसकी नैया चलती है, धीरे धीरे चलती है, टूटी फूटी जाती है, यानी निर्धन होता है। सारांश ये है निर्धन होता है, लेकिन उसमें शकट योग में गुरु केंद्र में नहीं होना चाहिए, केंद्र से बाहर होना चाहिए। तो शकट योग भी है, अशुभ योग आता है। देखते हैं जातक का जन्म 28 अगस्त 98 शुक्ल पक्ष है, स्वाति चंद्र 4 में, शुक्रवार को 7 बजे हुआ। सिंह लगन है, सिंह लगन में राहु और सूर्य दोनों साथ साथ है, 7-7 डिग्री पर है। तृतीय भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में केतु है और अष्टम भाव में गुरु अपनी राशि में है। नवम भाव में शनि नीच राशि में, शनि 6ठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, मेष राशि में है और राहु की 9वीं दृष्टि है। शनि भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है। द्वादश भाव में बुध और शुक्र है और
चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी नीच मंगल है, तो शनि भी नीच हो गया और मंगल भी नीच हो गया। वो जैसे बोलते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वही बात हो गई और परेशानी आ गई। दर्शकों, भाग्य भी साथ नहीं देता। व्यवसाय का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में चला गया, मंगल के साथ हो गया, अशुभ योग बन गया। द्वादश भाव भोग का स्थान है। सप्तमें स्पर्श राहु, सप्तमें शनि पर राहु का प्रभाव है। नवम भाव में सब सप्तमें राहु से पीड़ित हो, विवाह में बाधा, चरित्र कमजोर भी बन सकता है, भाग्य की हानि भी बन सकती है। चरित्र भी कमजोर हो सकता है, भाग्य की हानि भी बन सकती है, विवाह में बाधाएं भी आ सकती है, परेशानी आती है। वृष नवास में कोई नहीं, देखिए कितनी अच्छी बात है। और पुष्कर नवास में गुरु और चंद्रमा है। पुष्कर नवास में गुरु आ गया, गुरु ने उसको एमए तक तो पढ़ा दिया। भाई एमए पढ़ा लेना अच्छी बात है, कोई कम बात नहीं है, लेकिन पढ़ करके एमए ही हो गया। जैसे पंजाबी में वर्ड था ना, एमए का एमए ही हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? ग्रह उसके ऐसे हैं। शनि की महाराज की दशा चल रही है 2018 से लेकर 37 तक, और शनि तो राहु से पीड़ित है, अकारक है सूर्य सिंह लगन के लिए। कैसे होगा? क्यों? दशाओं का भी बहुत योगदान रहता है, दशाओं का भी योगदान रहता है। ये दशाएं या ग्रह की स्थिति वो तभी अच्छी मिलती है जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म ठीक होते हैं। अगर हमारे कर्म ठीक होंगे तो हमको अनुकूल दशाएं भी मिलेंगी, ग्रह की स्थिति भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। ये सब स्थिति हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। न्याय के देवता ने भी अपना हाथ छीन लिया, शनिदेव ने भी, और राहु देव भी यहां पर चढ़ गए, लगन में चढ़ गए, 50 योग हो गया। ऐसे आदमियों को काम ठीक नहीं, अशुभ घटनाएं होती हैं, अशुभ आते हैं, सपने आते हैं। कुल मिलाकर के हैंड टू माउथ भी नहीं रहता जीवन में, उसमें भी परेशानी आ जाती है। ये क्यों आए थे? एक आदमी तो अच्छे ठाट बाट से जी रहा है, एक आदमी ऐसे जी रहा है, क्यों है? वो अच्छे कर्म करके आया था, और हम ऐसे कर्म करके आए तो हमको ऐसे मिलेंगे। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन होता तो तभी है जब प्रभु का आशीर्वाद हो, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता। किसी पंडित जी के बस की कोई बात नहीं है। आप इन दोषों की शांति कराइए, पितृदोष निकालिए और कारत्व के कर्म कीजिए। सूर्य पीड़ित है तो पिता को, वृद्ध को, इनको सम्मान दीजिए। एक बात मैं हमेशा बीच बीच में बताता हूं कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का है, अगर उससे संबंधित आपने कारत्व कर्म नहीं किए तो वो भी उच्च का अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो उसके कारत्व कर्म कीजिए और 3 महीने में देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप लिख करके ले लीजिए, आप कुछ करो तो सही। तो मैंने एक जो जातक है परेशान है, उसकी परेशानी क्यों आई, क्या कारण था, और उसका उपाय बताया। और भी परेशान होंगे जो भी है, तो आप अपनी परेशानी का निवारण कीजिए। और छोटे मोटे उपाय से ये सब होने वाला नहीं है। अब ये शापित कुंडलियां हो जाती हैं, इनका उपाय करके और आप आगे बढ़िए, आपकी राह आसान होगी। अगर आपको दिखता है कि मेरा वीडियो आपके लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और जिसे चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।